हेलो दोस्तों, 615 पूर्वांचल हॉस्टल में आपका स्वागत है। एपिसोड 2। दोनों हाथ मिलाकर एक दूसरे से विदा हुए। शेखर धीमे कदमों से चलता वापस सतलुज हॉस्टल पहुंचा। चाबी लेकर सीधे रूम में पहुंचा। खाली रूम था तो कपड़े बदलकर बेड पर पसर गया। उसकी नींद लगभग घंटे भर बाद राजेश के जगाने से खुली। ट्रेन की थकान थी और अब सोकर उठने के बाद बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। अच्छी नींद आई? जी भैया। गुड। पढ़ाई वगैरह कहाँ से किए हो? मुजफ्फरनगर से। घर समस्तीपुर में पड़ता है। बढ़िया, सही जगह पहुँच गए हो। हॉस्टल मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ जानते हो किसी को? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं। ओके, रहो। जब तक मेरा रूममेट नहीं आता तब तक तुम्हारा परिचय भी हो जाएगा कुछ लोगों से, तो शिफ्ट हो जाना। जी भैया। क्या नाम लिखते हो? शेखर। शेखर क्या? शेखर रंजन। इसके बाद थोड़ी देर चुप्पी। फिर शेखर मेज पर पड़ी सिगरेट की डिब्बियाँ लेकर पीछे बालकनी में चला गया और उसने सिगरेट सुलगा ली। शेखर को थोड़ी देर बाद पूरा कमरा अजीब सी गंध से भरता महसूस हुआ। अगले एक हफ्ता लाइब्रेरी कार्ड, हेल्थ कार्ड बनवाने और जेएनयू में को खोजने में निकल गया। इस दौरान केसी ओपन एयर थिएटर, पीएसआर जाने कितने ढाबे, क्विज, सेंट्रल लाइब्रेरी और जेएनयू के सारे गेटों से खुद को सभी ने परिचित किया। लगभग 1 महीने बाद बीत गया और अब कक्षाएं नियमित रूप से चलने लगी। अपना हॉस्टल ना होने के कारण शेखर और उस जैसे और नए स्टूडेंट प्रयास करते थे कि ज़्यादा समय लाइब्रेरी में कट जाए। क्लास का वर्कलोड भी काफ़ी था और अक्सर सभी को रात 11 बजे तक सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठकर दी गई रीडिंग पूरी करनी ही पड़ती थी। शुरुआती दिनों में क्लासेस और कैंपस दोनों में ही परिचय का दायरा था। रोज़ाना दूसरे हॉस्टल, दूसरे सेंटर और स्कूल में जाना, अलग अलग कैंटीन में खाना और चाय पीना, सब असीम सुख का अनुभव दे रहे थे शेखर को। कैंटीन में और हॉस्टल में अधिकतर लोग सिगरेट फूंकते मिलते। मन ही मन नफरत सी हो जाती थी शेखर को। एक दिन थक हार कर वह वापस कमरे पर पहुंचा तो राजेश पहले से आया हुआ था। हेलो भैया। हाय, कैसे हो? आज काफ़ी लेट कर दिया। हाँ भैया, लाइब्रेरी में था, रीडिंग ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लग गया। ओके, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत बढ़िया भैया। अच्छा, अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सब कुछ अंग्रेजी में है। हाँ, सीख जाओगे कुछ दिन में। हॉस्टल लिस्ट का कुछ पता किया? नहीं भैया, सेकेंड लिस्ट में तो नाम नहीं आया। सारी आपको काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा होगा। अरे मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, तुमको भी तो दिक्कत हो रही है। तुम रहो यहाँ आराम से। फिर थोड़ी देर राजेश शांत हुआ। उसने फिर कहना शुरू किया। पहले हॉस्टल स्टूडेंट्स एक दूसरे के लिए पर्याप्त होते थे। सारा प्रॉब्लम सीट बढ़ने से शुरू हुआ। जिस हिसाब से सीटें बढ़ी उस हिसाब से हॉस्टल तो नहीं बने। जी भैया, मेरे 2 क्लासमेट तो बाहर मुनेरका में रूम लिए हैं। यूपीएससी वाले हैं क्या? पता नहीं। और कोई लॉजिक है ही नहीं। बाहर तो कमरा महंगा होता है, जेएनयू में एडमिशन हॉस्टल के लिए ही तो लिया जा होगा। इतना पता नहीं है भैया। खैर छोड़ो, तुम अपना बताओ। तुम यूपीएससी देने का सोच रहे हो या एकेडमिक्स में जाना चाहते हो? राजेश ने शेखर से पूछा। भैया सोचा तो नहीं है इतना। आईएएस और आईपीएस का पापा बोले तो हैं, लेकिन पता नहीं। पता नहीं क्या? कितने लोगों का तो जेएनयू से होता रहता है हर साल। हाँ भैया, होता तो रहता है। हम भी प्रतियोगी दर्पण में एक टॉपर का इंटरव्यू पढ़कर ही सोचे जेएनयू एंट्रेंस देने का। वो टॉपर भी जेएनयू का ही स्टूडेंट था। शेखर ने कहा। सोच समझ कर डिसाइड करना। जेएनयू में आए हो तो बहुत कुछ सीखोगे। जितना राजनीति यहाँ का हिस्सा है उतना ही यूपीएससी भी। और एक दुखद सत्य ये भी है कि राजनीति की वजह से हमेशा चर्चा में रहने के बावजूद यहाँ से पढ़े लिखे नेता आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और यहाँ से हर साल निकलने वाले नौकरशाहों की संख्या लिखने में किताब भी काफ़ी ना पड़े। इतने सिलेक्शन होते हैं? हाँ, आईएएस आईपीएस के अलावा भी तो सर्विसेज होती हैं यूपीएससी में, जैसे आईआरएस, रेलवे और डिफेंस। कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। इंटरव्यू तो सिर्फ टॉपर के ही आते हैं। ओह, शेखर ने कहा। चलो सो जाओ। जी भैया, गुड नाइट। एक तरफ व्यवस्थित तौर से कक्षाएं शुरू हो गईं तो दूसरी तरफ शेखर ने सहपाठियों के साथ केसी, गंगा ढाबा जैसे पॉपुलर स्पॉट्स को एक्सप्लोर करना भी शुरू कर दिया। हॉस्टल की पहली लिस्ट में प्रदीप को लोहित हॉस्टल मिला। एक दिन शेखर क्लास के बाद प्रदीप से मिलने लोहित की
तरफ चला गया। ताप्ती हॉस्टल पार करते ही खुद को उसने एक नई दुनिया के में पाया। कैंपस इस साइड में युवा सा लग रहा था, मानो युवोत्सव में सब कुछ व्यस्त हो। कोई बाइक लहरा कट में चला दिखा रहा था, कोई प्रेमिका के हाथों में हाथ डाले दीन दुनिया से बेखबर सड़क की गलत साइड में चलते, तो वहीं कोई हॉस्टल के बाहर बाइक साफ करते। इन सभी की हरकतों में युवा ऊर्जा की झलक थी। ताप्ती हॉस्टल के पीछे से निकलते माही मांडवी हॉस्टल होते शेखर लोहित पहुंचा। लोहित और चंद्रभागा इस तरफ के दो को इड हॉस्टल हैं। हॉस्टल के नीचे पहुंचकर शेखर ने प्रदीप को फ़ोन लगाया। किधर हो बे? मैं नीचे खड़ा हूँ तेरा हॉस्टल के रूम पे हूँ बे। क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, क्या हुआ? अबे मैं तेरे हॉस्टल के नीचे खड़ा हूँ, कौन सा कमरा है तेरा? बस साले, तू बता क्यों नहीं रहा? इतनी देर से फ़ोन पर बात कर रहा है, रुको मैं नीचे आ रहा हूँ, प्रदीप ने फ़ोन काटते हुए कहा। शेखर फ़ोन जेब में रख हॉस्टल की सीढ़ियों पर ही एक तरफ बैठ गया। शाम के 5 बज रहे थे और शनिवार का दिन था। ज़्यादातर लोग दोपहर में भर पेट खाना खाकर तब तक सोते जब तक आँखें और ज़्यादा बंद रहने से मना न कर दे। फिर मजदूरी में उठकर कुछ दूसरे हॉस्टल में रहने वाली अपनी प्रेमिकाओं को चाय पिलाने और बाहर केसी ओट तक घुमाने और रोज़मर्रा के सामान खरीदवाने में शाश्वत धर्म का पालन करने। कुछ सिंगल रेडी टू मिंगल केसी या गंगा तक ऐसे ही जबरन तफरी करने। कुछ वाकई में मन बदलने के लिए चाय पीने के लिए, और कुछ लोग राजनीतिक बकैती करने के लिए अपने अपने हॉस्टल से निकल आने जाने के प्रक्रम में लग रहे थे। शेखर एकटक इन सभी को देख रहा था कि तभी पीछे से प्रदीप ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। चलो चाय पीते हैं। दोनों हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर ही 2-3 हॉस्टल वाले रूम की टूटी फूटी मेज जोड़कर एक ऊपर बरसाती ओढ़कर बनाई गई कैंटीन में से 2 चाय लाए और दोबारा सीढ़ियों पर बैठ गए। प्रदीप ने अपनी गोल्ड फ्लैग की डिब्बियाँ निकाली और उनमें से एक खुद एक सिगरेट लेकर डिबिया शेखर की तरफ बढ़ा दी। शेखर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। भाड़ में जाओ, सीख जाओगे जल्दी ही। मैगी खा सकता हूँ अगर तुम खिलाओ तो जाके ले लेना। इसमें खिलाने की क्या बात है? शेखर अपने लिए एक प्लेट मैगी और 2 फोर्क लेकर आया और दोनों चाय के साथ साथ मैगी खाने लगे। कुछ इधर उधर की बातें और आधे घंटे तक गप चलता रहा कि तभी प्रदीप के फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीव करके कहा, हाँ आता हूँ, शेखर आया है बस 10 मिनट में। शेखर ने समझ लिया कि अब उसके टकरने का टाइम हो गया है। फिर भी अनजान बनते हुए उसने पूछा, किसका फ़ोन है बे? अबे सपना का है, चलोगे क्या? अबे मुझे थोड़ी बुलाई है, जाओ तुम। अबे ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलते हैं, आधा घंटा में लौट आएंगे, यहीं चंद्रभागा में रहती है। अच्छा, कब से दोस्ती है तुम लोगों की? अबे दोस्ती नहीं, प्रेम है। शादी करने का सोचे हो क्या? घंटा, अबे तुम कऊ बेल्ट के हिंदी मीडियम वालों की यही दिक्कत है, शादी इतनी जल्दी हो जाती है क्या? लड़की से बातचीत शुरू नहीं हुई और शादी की सोचने लगे। अबे तो एक दूसरे को पसंद करते हो तो अगला स्टेप तो शादी का ही होगा ना? शेखर ने थर्राई से सवाल पूछा। अबे इतना सिंपल नहीं है, अभी तो ये भी तय नहीं कि कल हम एक दूसरे के साथ होंगे या नहीं। मतलब ये कि संबंध भी एक, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते तब तक उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और कितना टाइम लगता है परिपक्व होने में? बेवकूफ़ हो क्या बे? अबे ये कौन जानता है, कोई ना, तुम समझ जाओगे जब तुम्हारा टाइम आएगा। प्रदीप की ये बात सुनकर शेखर के मन में रोमांच हो आया, पर छुपाते हुए उसने कहा, चलो चंद्रभागा चलो, मुझे जल्दी वापस जाना है। दोनों दोस्त गप्पे मारते चंद्रभागा की तरफ निकल पड़े। वहाँ सपना बाहर लाल रंग की एक सीमेंट वाली कुर्सी पर बैठी मानो इंतज़ार ही कर रही थी। प्रदीप से आंखें मिलते ही वो भावपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। ऐसा शेखर को लगा। दोनों दोस्त जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गए। सपना बीच में, दोनों दोस्त दोनों तरफ। बात सेंटर में कल होने वाली प्रेजेंटेशन से शुरू हुई और प्रोफेसर गुप्ता की हेयर स्टाइल से होते होते प्रोफेसर रविंद्रन के दलित अस्मिता पर दिए गए लेक्चर पर आकर ख़त्म हो गई। बकैती का दूसरा दौर बैचमेट्स की चुगली से शुरू हुआ तो किसी का किससे चल रहा है, कौन किसको फंसाने के चक्कर में है, कौन किस पर नज़र डाल रहा है,
किसका किस पर क्रश है, कौन किसको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, से लेकर कौन किसे बीते कल पीवीआर पेया लेकर गया था तक लगातार चलता रहा। इस दौरान लगभग घंटा भर बीत गया और एक राय कायम हुई कि कुछ ज़्यादा ही टाइम निकल गया। सपना को जैसे याद आया, अरे यार मुझे केसी जाना था। तो चलो अभी से चलते हैं, ऐसा क्या है, कोई जल्दी थोड़ी ही है, प्रदीप ने जवाब दिया। अरे नहीं यार, जाते जाते केसी बंद हो जाएगा। अरे उससे क्या, अपने बिट्टू भैया की दुकान तो खुली रहेगी और वो नहीं तो वो ठेले वाले भैया की दुकान तो ज़रूर ही खुली होगी। या आई थिंक लेट्स मूव, सपना ने आखिरी दो शब्दों पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। यू वॉन्ट सम टी, वी कैन सिप वाइल वॉकिंग, प्रदीप ने सलाह लेने के अंदाज में सपना से पूछा। रुको मैं लाता हूँ, तुम दोनों बैठो। शेखर तेजी से हॉस्टल के अंदर वैसे ही कैंटीन में गया और दफ्ती के एक टुकड़े पर कागज़ के 3 चाय के कप लिए तुरंत बाहर आ गया। दफ्ती की टुकड़े ट्रे का जेएनयू वर्जन है। तीनों ने चाय का कप थाम चुपचाप केसी जाने का रास्ता पकड़ लिया। शेखर, प्रदीप और सपना धीमे धीमे कदमों से केसी की तरफ जा रहे थे। प्रदीप और सपना का प्रेम अभी नया नया था, फिर भी शरीर को लेकर कोई तीव्र उत्कंठा या शरीर के प्रेम को लेकर कोई विशेष आग्रह, जिसे देसी और बदेस भाषा में ठरक कह सकते हैं, ऐसा नहीं दिख रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ हिचकते हिचकते थामते थे, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ भी देते। शायद अभी प्रेम में वो स्थायित्व नहीं आ पाया था, या भी शायद दोनों एक दूसरे को लेकर इतने आश्वस्त भी नहीं थे कि लगातार हाथ थामे रहे। शुरुआती दिन थे और शायद दोनों एक दूसरे को अभी परख रहे थे। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे दोनों का प्रेम पनपे। दोनों को हॉस्टल आसपास पड़ता था, दोनों का सेंटर एक ही था। एक दिन क्लास जाने के क्रम में ही प्रदीप अपने हॉस्टल से कागज़ के लिफाफे में हड़बड़ी में बटर और जैम लगा हुआ ब्रेड और 2 उबले अंडे लिए लगभग दौड़ते हुए निकला और सामने से आ रही सपना पर नज़र पड़ गई। दोनों अनायास मुस्कुरा दिए और फिर आगे आने वाले कुछ दिनों में साथ सेंटर जाने के दौरान संक्षिप्त परिचय हुआ और फिर दोनों कहीं भी साथ आते जाते दिखने लगे। साथ दिखने के मायने कितने गहरे होते हैं। साथ दिखना मतलब एक दूसरे की उपस्थिति को सामने वाले की तमाम कमियों और बुराइयों के साथ स्वीकार लेना। जब हम किसी के साथ दिखना शुरू करते हैं अपने खुद के मन से, तो हम स्वीकृति, अस्वीकृति और मौन की एक पूरी प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं। सामने वाला विपरीत लिंग का हो ये भी ज़रूरी नहीं। हमारे मन से मन लायक जो भी बनाए संबंध होते हैं, उनके विषय में हम इस प्रक्रिया से जरूर गुजरते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने से निधि आते मिली, कंधे पर असमिया झोला टांगे, जो शायद फैब इंडिया या दिल्ली हाट से लिया गया था। काफ़ी तेजी में सड़क की दूसरी साइड चल रही आ रही थी। प्रदीप ने ही आवाज़ लगाई, हाय कहाँ जा रही हो? निधि ने सड़क के उस तरफ से दोनों को देखा और फिर ट्रैफिक को ध्यान से रखते हुए सड़क पार कर तीनों के पास आ गई। ओह हाय, अरे यार थोड़ी लिफलेट रखने सतलुज और नर्मदा हॉस्टल गई थी। क्या कुछ विशेष है? प्रदीप ने पूछा। अरे हाउ कैन यू बी सो लॉस्ट, कल एड ब्लॉक पर प्रोटेस्ट डेमो है। Till now, admission has not assured JNU-SU that the workers led off by the contractors will be resignated. अरे यार ये तो पता है मुझे, पर प्रोटेस्ट डेमो का पता नहीं था। बैठे रहोगे हॉस्टल में दिन भर तो कैसे पता चलेगा? बट आर यू सीरियस? I mean it's pasted all over on hostel gates and near dhabas and still you don't see? नहीं यार, एक्चुअली आज दिन भर रूम से बाहर नहीं निकला, सोता रहा और कुछ देख भी नहीं पाया। और शाम को शेखर आ गया तो फिर हम गप्पे मारने लगे, फिर लेट हो गया, कॉफ़ी तो अभी तुरंत निकले। ओह वाह, सच ए फ्रूटफुल डे यू हैड, निधि ने टॉन्ट मारते हुए मुस्कुराते हुए कहा। चलो फिर कल मिलते हैं, अभी मुझे 2-3 हॉस्टल में लिफलेट रखने हैं। आई एम गेटिंग लेट।
थोड़ी देर और बात कर लेते, अभी कितना कुछ बाकी रह गया, सपने ने गुस्से से कहा। ओह सॉरी यार, लेट हो गए थोड़ा, पर टेंशन मत लो, अभी कैसे खुला होगा, सामान सारा नहीं मिला तो मेन गेट से बाहर से लाना। और लेट मी मेक इट क्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू वॉक सो लॉन्ग। सपना ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाया तो शेखर और प्रदीप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर बगैर नहीं रह सके। कुछ ही देर में तीनों केसी के सामने खड़े थे और प्रदीप के भाग्य से अभी केसी खुला था। सस्ता बाजार में वे घुसे और लगभग 20 मिनट बाद कागज़ के थैले में सामान भरे हुए दिखाई दिए। प्रदीप का मन चाय पीने का था और दोनों हाथ भरे थे, इसी वजह से उन्होंने वापसी की राह पकड़ी। वैसे कल प्रोटेस्ट डेमो में क्या डिमांड है तुम लोगों का? शेखर ने पूछा। अरे दैट्स क्वाइट सिंपल, कॉन्ट्रैक्टर ने जो मजदूर हटाए हैं उनको वापस ले, और क्या। तो इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने प्रोटेस्ट से क्या होगा? अरे यूनिवर्सिटी नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर्स लगाए हैं, यूनिवर्सिटी चाह ले तो सारे मजदूर वापस ले लिए जाएंगे। ओके, ऐसा सोचते ही सच में तुम्हें लगता है कि सच में इतना आसान इशू है? काम के पैसे तो सरकार ने दिए हैं, सपना ने कहा। हाँ, हमारी लड़ाई भी तो सरकार से है, प्रदीप ने जवाब दिया। गुड, दैट्स यू नो, सपना ने कहा। नो, लेट्स डिस्कशन इट आउट, कुछ और हो पूछा। क्या पूछना है तुमको? प्रदीप ने थोड़ी तल्खी से कहा। जस्ट दिस, that contractor has fired these workers because they might not suiting his needs. Maybe they hired more people initially, and since the work is about to complete, they just do not need so many workers, सपना ने कहा। हाँ ठीक है, आई एग्री, पर ये बताओ कि अगर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा लोगों को, बाहरी दुनिया को, कि मजदूर और वर्किंग क्लास के साथ गलत हो रहा है? प्रदीप ने तर्क दिया। यार प्रॉब्लम यही है, तुमको ये लगता है कि जो वर्किंग क्लास के साथ हो रहा है इस कैंपस में वो गलत है। अरे तुम पागल हो, इतने मजदूर अपने खाने पीने का जरिया खो रहे हैं और तुम्हें लगता है कि सही हो रहा है? नहीं, यू आर नॉट थिंकिंग न्यूट्रल, योर थिंकिंग इज बायस्ड, सपना ने बायस पर जोर देते हुए कहा। एग्रीड, पर हर कदम पर अगर विरोध नहीं होगा तो धीरे धीरे विरोध करना भी भूल जाएंगे, प्रदीप ने समझाते हुए कहा। इस बहस के दौरान शेखर अपने हॉस्टल के मोड़ तक पहुंच गया और बाकी दोनों सपना के हॉस्टल पहुंच गए। सपना ने डिस्कशन समाप्त करते हुए कहा, चलो मेस बंद हो जाएगा, जाओ जल्दी तुम भी यहीं खा लो। नहीं, 2 सेकंड तो लगेगा मुझे हॉस्टल पहुंचने में, तुम जाओ, डिनर के बाद मिलते हैं, फिर रिंग रोड घूमने चलते हैं। ओके, फ्री होकर कॉल करना, बाय। और सपना हॉस्टल में चली गई। प्रदीप ने लगभग दौड़ते हुए अपने हॉस्टल। अगले दिन सुबह शेखर तैयार होकर क्लास के लिए निकला था और कावेरी हॉस्टल से थोड़ा आगे आते ही नारों की गूंज सुनाई देने लगी। एड ब्लॉक पहुंचा तो देखा कि क्लास के लगभग आधे स्टूडेंट यही प्रोटेस्ट डेमो में खड़े थे। शेखर भी रिलैक्स हो गया, अब जब क्लास करने वाले यहाँ खड़े हैं तो क्लास क्या होगी। शेखर भी उस घेरे में जगह बनाकर खड़ा हो गया। उसने ध्यान से देखा तो प्रदीप वहाँ हवा में मुट्ठी लहराकर गला लगभग फाड़ कर पूरी तरह से नारे लगा रहा था और बाकी स्टूडेंट संवेद स्वर में नारों का साथ दे रहे थे। निधि और राजेश सर ढोलक बजा रहे थे। एक अद्भुत समा बंधा था। राजेश सर ने शेखर से आंखों में हाल चाल लिया और फिर ढोलक बजाने में व्यस्त हो गए। जेएनयू प्रशासन डाउन डाउन, कदम कदम पर लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, आवाज़ दो, हम एक हैं, मजदूरों के अधिकारों का हनन बंद करो, बंद करो, बर्खास्त मजदूरों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। इन नारों के साथ ढफली और ढोल एक साथ बजकर छोटे मोटे युद्ध का प्रारंभ सा वातावरण बना रहे थे। लगभग आधे घंटे तक नारेबाजी चलती रही और एड ब्लॉक होकर अपने सेंटर जा रहे लोगों में से अच्छी खासी भीड़ इस प्रोटेस्ट डेमो में शामिल हो गए। कुछ ही देर में ये प्रोटेस्ट डेमो महा प्रोटेस्ट डेमो बन गया।
निधि और प्रदीप के गले नारे लगाते लगाते बैठ गए। थोड़ी देर में निधि ने पहले से ड्राफ्ट कर रखा मांग पत्र निकाला और औपचारिक परिचय के बाद लंबी राजनीतिक स्पीच दी। स्पीच ग्लोबलाइजेशन के दुष्परिणामों से शुरू होकर साम्राज्यवादी ताकतों तक गई और फिर इराक ईरान की संप्रभुता के खतरे में होने की जानकारी देते हुए अंत में भारत में मानवाधिकारों के हनन पर आकर समाप्त हुई। यूनिवर्सिटी के ठेकों द्वारा लेबर छटाई करने के पीछे भी भूमंडलीकरण के दौर में लेबर लॉज का उदारीकरण जिम्मेदार ठहराते हुए निधि ने अपनी स्पीच समाप्त की। इसके बाद क्रम से 3 और छात्र नेताओं ने सामने आकर इन्हीं मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कर सबका ज्ञानवर्धन किया। अंत में फिर से एक बार 2 मिनट के लिए नारेबाजी का दौर शुरू हुआ और इसके बाद निधि ने सबको बताया कि मांग पत्र लेकर यूनिवर्सिटी के कुलपति को देने एक 5 सदस्यीय टीम फर्स्ट फ्लोर स्थित वाइस चांसलर के ऑफिस जाएगी। निधि ने प्रोटेस्ट डेमो में समापन की घोषणा की। आप सभी साथियों का इस प्रोटेस्ट डेमो को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद शेखर प्रदीप और निधि के साथ ही हो लिया। कैंटीन चलें, चाय पीते हैं साथ में। प्रदीप ने एक साधारण हड़ताल के लिए दिन को बेहतर तरीके से काटने के लिए एक सर्वमान्य प्रस्ताव दिया। या लेट्स गो, निधि ने कहा। शेखर सिर झुकाकर चुपचाप पीछे हो लिया। लाइब्रेरी बिल्डिंग के पास पहुंचते पहुंचते सपना भी साथ आ गई। सभी दोस्त कैंटीन की तरफ निकल गए। शेखर ने लाइब्रेरी में बैठ ही घड़ी पर नज़र डाली तो शाम के 5 बजने वाले थे। पिछले 2 घंटे से वह लगातार ढेरों मैगजीन, न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं निपटार जा रहा था। सामने की मेज पर देखो तो प्रदीप पिछले 2 घंटों से वही एक किताब लगातार पढ़े जा रहा था। शेखर अपनी कुर्सी से उठकर प्रदीप के पास गया और उसकी कुर्सी के पीछे से थोड़ा झुककर उसके कान में फुसफुसाया, क्या पढ़ रहे हो बे? वापस चलें? प्रदीप ने शेखर का इशारा समझते हुए कहा। हाँ चलो। दोनों एड ब्लॉक से होते हुए साबरमती मोड़ तक साथ आए और उसके बाद अलग अलग रास्ते हो लिए। जल्दी से रेडी होकर कॉल करना, गंगा ढाबा चलने घूमने, प्रदीप ने जाते जाते कहा। ठीक है बे, शेखर ने जवाब दिया। शेखर को सतलुज पहुँचते पहुँचते हल्का अंधेरा हो गया। कमरा अंदर से बंद था। शेखर ने धीमे से खटखटाया। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर उसने दोबारा थोड़ा जोर से नॉक किया। हुस, अंदर से आवाज़ आई। भैया मैं शेखर, वेट। और फिर दरवाज़ा खुल गया। शेखर धड़ल्ले से अंदर घुस गया और घुसते ही ठिठक कर एक तरफ खड़ा हुआ। हाय, एक गहरी जनाना आवाज़ शेखर के कानों में पड़ी। शेखर भूत सा बना अपनी जगह खड़ा। कहीं दूर गहरे नीले समंदर में वो डूब उतर रहा था। भाई बैठ जाओ, राजेश की आवाज़ ने शेखर को अचानक जैसे किनारे पर ला फेंका। हेलो कहकर उसने बैग कुर्सी पर रख दिया। सामने राजेश के बेड पर बैठी लड़की से वह नज़रें मिलाने में शर्मा रहा था। शेखर, शी इज़ तृप्ति एंड शी इज़ फ्रॉम सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट. शेखर has just joined CSSS. Oh wow, welcome to the JNU. थैंक्स भैया, मैं थोड़ा गंगा होकर रखता हूँ। हाँ हाँ जाओ। शेखर तेजी से बाहर निकला और सीढ़ी उतरते उतरते प्रदीप दूसरी तरफ फ़ोन पर